नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। 10 जनवरी को मना विश्व हिंदी दिवस। वैश्विक स्तर पर हिंदी भाषा को बढ़ावा देना है मकसद। संघ की राजभाषा है हिंदी। पेरियार नदी को लेकर केरल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। नदी प्रदूषित हुई तो अधिकारी होंगे जिम्मेदार। केरल की सबसे लंबी नदी है पेरियार। और हरियाणा में सेक्स रेशियो फिर घटा, 910 पर पहुंचा आंकड़ा। सरकार के प्रयासों से हुआ था इंप्रूव। आइए शुरू करें। 10 जनवरी को दुनिया भर में विश्व हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद है वैश्विक स्तर पर हिंदी भाषा को बढ़ावा देना। इस दिन को 10 जनवरी को मनाने के लिए चुना गया क्योंकि 10 जनवरी 1949 को पहली बार यूएन जनरल असेंबली में हिंदी का प्रयोग किया गया था। विश्व हिंदी दिवस मनाने की घोषणा 2006 में हुई थी। विश्व हिंदी दिवस को मनाने का उद्देश्य केवल भाषा का सम्मान करना ही नहीं है, बल्कि बहुभाषी और डिजिटल युग में इसकी निरंतर प्रासंगिकता को सुनिश्चित करने के प्रयासों को सुदृढ़ करना है। ट्रांसलेशन टूल, मोबाइल एप्लीकेशंस और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हिंदी के एकीकरण ने इसकी पहुंच का विस्तार किया है। यह अब तय हो चुका है कि भविष्य में संसार में वे भाषाएं ही टिक पाएंगी जो लैंग्वेज टेक्नोलॉजी की दृष्टि से इतनी विकसित हो जाएंगी जिससे इंटरनेट पर काम करने वाले यूजर्स के लिए उन भाषाओं में उनके लिए जरूरी सामग्री आसानी से सुलभ होगी। एक बात याद रखिए कि यह दिन 14 सितंबर को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय हिंदी दिवस से अलग है। 14 सितंबर की महत्ता इस बात में है कि 14 सितंबर 1949 को देश की संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को केंद्रीय सरकार की ऑफिशियल लैंग्वेज यानी आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया था। आपको बता दें कि साल 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत की थी। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में आयोजित हुआ था। इस दौरान मॉरिशस के तत्कालीन प्रधानमंत्री सर शिव सागर राम गुलाम ने विश्व स्तर पर हिंदी संबंधित गतिविधियों के समन्वयन के लिए एक संस्था की स्थापना का विचार रखा था। इसके बाद लगातार कई विश्व हिंदी सम्मेलनों में मंथन के बाद मॉरिशस में विश्व हिंदी सचिवालय स्थापित करने पर भारत और मॉरिशस की सरकारों के बीच सहमति हुई। दोनों सरकारों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए। मॉरिशस की विधानसभा में अधिनियम पारित किया गया। 11 फरवरी 2008 को विश्व हिंदी सचिवालय ने आधिकारिक तौर पर काम करना शुरू किया। सचिवालय का मुख्य मकसद एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी का प्रचार करना है। साथ ही हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा बनाने के लिए एक वैश्विक मंच भी तैयार करना है। विश्व भाषा परिवार में हिंदी भारूपीय यानी भारत यूरोपीय परिवार की भाषा है। मानक हिंदी का खड़ी बोली स्वरूप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) में संघ की राजभाषा के तौर पर स्वीकार किया गया है। इसी अनुच्छेद में इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है। हिंदी भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली और दुनिया में मंदारिन और अंग्रेजी के बाद तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। यूं तो भारत की जनसंख्या के चलते हिंदी बोलने वालों की संख्या इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आ जाती है, लेकिन सही हिंदी बोलने और लिखने वालों की संख्या में लगातार कमी भी होती देखी जा रही है। देखिए, भारत में एक अवधारणा प्रचलित है कि जो भाषाएं जितनी क्लिष्ट या फिर टफ होती जाती हैं वो भाषाएं लोक व्यवहार से लुप्त होती जाती हैं। संस्कृत को लेकर यही तर्क दिया जा रहा है, लेकिन अगर यह धारणा सटीक होती तो अंग्रेजी भाषा के साथ भी सही बैठती, क्योंकि अंग्रेजी के मामले में तो जितनी टफ अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है उतनी ही बेहतर भाषा पर पकड़ मानी जाती है। असल में भाषाओं के लुप्त होने की वजह छिपी है वैश्वीकरण में। वैश्वीकरण के चलते दुनिया लगभग एक तरह के खान पान, एक तरह की भाषा और एक तरह के पहनावे की तरफ जा रही है। पश्चिम की सभ्यता उनका सलीका जीवन का मानक बनते जा रहा है। यही वजह है कि भाषाओं में भी एक रूपता आती जा रही है। यूनेस्को की एक रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में हर 2 हफ्ते बाद एक भाषा खत्म हो रही है। आपको बता दें कि हिंदी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में से एक है। संविधान के अनुच्छेद 351 में केंद्र सरकार को यह दायित्व सौंपा गया है कि वो हिंदी को बढ़ावा देने का प्रयास करे, जिससे हिंदी देश के सभी भागों में संवाद का माध्यम बन सके। केरला हाईकोर्ट ने पेरियार नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए एक स्ट्रांग फैसला सुनाया है। फैसले के मुताबिक यदि पेरियार नदी को प्रदूषण से नहीं बचाया जा सका तो इसके लिए ऑफिशियल्स को जिम्मेदार माना जाएगा। कोर्ट का कहना है कि इसके लिए अकाउंटेबल ऑफिसर्स को निजी तौर पर जिम्मेदार माना जाएगा। पेरियार केरल की सबसे लंबी नदी है। केरल में यह नदी लाइफलाइन ऑफ केरला के नाम से मशहूर है। कई सालों से यह नदी गंभीर प्रदूषण का सामना कर रही है। इसके चलते पर्यावरण कार्यकर्ता और स्थानीय लोग हाईकोर्ट तक पहुंचे हैं, जिसके बाद यह फैसला आया है।
है। पेरियार नदी पश्चिमी घाट की शिवगिरी हिल्स से निकलती है। ये नदी पेरियार नेशनल पार्क से होती हुई पेरियार झील तक जाती है। इसका कुछ पानी एक टनल के जरिए तमिलनाडु की वैगई नदी में भी डाइवर्ट किया गया है। फाइनली पेरियार नदी अरब सागर में जाकर गिरती है। पेरियार नदी की प्रमुख सहायक नदियों में मुल्लायार, चेरुथोनी और पेरिंजनकुट्टी नदियां शामिल हैं। नदियों के प्रदूषण के कई कारण हैं, जिनमें से सबसे अहम कारण है कृषि। कृषि क्षेत्र फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। साथ ही दुनिया भर में ये क्षेत्र पानी के प्रदूषण के लिए भी जिम्मेदार है। देखिए, जैसे ही बारिश होती है, खेतों में जो कीटनाशक और उर्वरक डाले गए होते हैं वे बहकर नदियों में पहुंचते हैं। नदी प्रदूषण का दूसरा रीजन है सीवेज और वेस्ट वाटर का नदियों में पहुंचना। यूज्ड वाटर ही वेस्ट वाटर बन जाता है। हमारे घरों, इंडस्ट्रीज और कमर्शियल बिल्डिंग से निकला हुआ इस्तेमाल किया गया पानी बिना किसी ट्रीटमेंट के सीधे नदियों में पहुंचता है और नदियों को प्रदूषित करता है। इन सब के अलावा प्लास्टिक भी नदियों को प्रदूषित करने के लिए जिम्मेदार है। अगर आपका सपना है सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में सफलता हासिल करना और आईएएस बनना, तो स्टडी IQ IAS हिंदी टीम आपके लिए लेकर आई है एक अनूठा अवसर, P2I बैच। ये बैच एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है जो आपकी यूपीएससी की पूरी तैयारी को सिस्टमैटिक और रिजल्ट ओरिएंटेड बनाता है। इसमें शामिल हैं 1000+ घंटे की लाइव क्लासेस जो आपको हर विषय की गहराई तक ले जाएंगी। 1-to-1 मेंटोरशिप जिससे किया जा सकेगा आपकी कमजोरियों और डाउट्स का समाधान। SIP क्रैश कोर्स जो प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक की तैयारी के दौरान एक मील का पत्थर साबित होगा। डेली करंट अफेयर्स ताकि आप अपडेटेड रहें देश दुनिया से। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम जो आपको न केवल आत्मविश्वास से भरपूर करेगा बल्कि साक्षात्कार के हर पहलू के लिए पूरी तरह से तैयार भी करेगा। इसके अलावा इस बैच की खासियत है इसकी फ्री रेसिडेंशियल सुविधा जो प्रीलिम्स पास करने के बाद दिल्ली में मेंस की तैयारी के लिए दी जाती है। तो देर किस बात की, जुड़िए हमारे साथ और करिए अपने सपने को साकार। ज्यादा जानकारी के लिए आप amrit@studiiq.com पर संपर्क कर सकते हैं या फिर SIQH कोड लगाकर एडमिशन ले सकते हैं। हरियाणा एक बार फिर से अपने कम होते सेक्स रेशियो के चलते चर्चा में है। दरअसल 2019 में हरियाणा में ये आंकड़ा 923 था, लेकिन 2024 में ये आंकड़ा गिरकर 910 पर पहुंच गया, जिससे सिविल सोसाइटी और सोशल एक्टिविस्ट्स की चिंता बढ़ गई है। हालांकि अथॉरिटीज इन आंकड़ों को स्लाइट फ्लक्चुएशन ही बता रहे हैं, लेकिन सेक्स रेशियो लैंगिक समानता को मापने के लिए एक महत्वपूर्ण मापदंड के रूप में काम करता है। ये समाज में महिलाओं की स्थिति और कल्याण को दिखाता है। सेक्स रेशियो से मतलब है किसी निश्चित जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार सर्वेक्षण 5 यानी NFHS 5 के मुताबिक जो 2021 में प्रकाशित हुआ था, भारत में जन्म के समय कुल लिंगानुपात 929 था। 2014 में हरियाणा में सेक्स रेशियो 871 था। इस आंकड़े से देश भर में चिंता की लहर दौड़ पड़ी थी। इसके चलते हरियाणा राज्य सरकार, केंद्र सरकार और सिविल सोसाइटीज ने इस दिशा में कॉन्क्रीट प्रयास करने के लिए कदम उठाए। 2015 में प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन की शुरुआत हरियाणा के पानीपत से ही की थी। सरकार और सिविल सोसाइटीज के प्रयासों से हरियाणा में सेक्स रेशियो बढ़ना शुरू हुआ। 2016 में यह आंकड़ा 900 पर पहुंचा और 2019 में 923 पर, लेकिन 2023 से इन आंकड़ों में गिरावट दर्ज की गई। 2023 में 916 और 2024 में यह आंकड़ा घटकर पहुंच गया है 910। यह आंकड़ा ऐसे वक्त में आया है जब राज्य की महिलाएं खेल सहित अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर और शिक्षा के क्षेत्र में एक्सीलेंट परफॉर्म कर रही हैं। 2014 से 2019 के दौरान हरियाणा में जो प्रोग्रेस देखने को मिली, उसके लिए प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट 1994 यानी PNDT एक्ट का सख्ती से लागू किया जाना एक कारण है और एक गहन जागरूकता अभियान जिम्मेदार है। जागरूकता अभियान का मकसद हरियाणा में बड़े पैमाने पर होने वाले प्रसव पूर्व लिंग चयन और कन्या भ्रूण हत्या पर अंकुश लगाना था। इसके अलावा इसमें सोशल एटीट्यूड को बदलने की कोशिश की गई थी। इस एटीट्यूड के चलते परिवार लड़कों को प्राथमिकता देते हैं और लड़की को बोझ समझते हैं। ऑफिशियल्स मानते हैं कि हरियाणा में इस स्थिति के लिए मूल तौर पर परिवारों का माइंडसेट जिम्मेदार है। हरियाणा समेत लगभग पूरे भारत में बेटे को परिवार की वंश बेल आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। बेटा ही परिवार की लेगेसी को आगे बढ़ाएगा, ऐसा मानने वाले परिवारों में जब एक बार बेटी पैदा हो जाती है तो उनकी पूरी कोशिश रहती है कि अगली बार बेटा ही हो। इसके लिए जन्म से पहले ही टेस्ट करा के बेबी का सेक्स डिटरमाइन करा लिया जाता है। बेटी है तो उसे इलीगल तरीके से जन्म से पहले ही मां के गर्भ में ही मार दिया जाता है। ये माइंडसेट हालांकि धीरे धीरे चेंज हो रहा है, लेकिन अभी पूरी तरह से बदलने में एक लंबी यात्रा बाकी है।
इधर सुप्रीम कोर्ट ने बेटियों की शिक्षा को लेकर एक फैसला दिया है। कोर्ट के मुताबिक बेटियों को अपने माता पिता से शिक्षा का खर्च लेने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य और वैध अधिकार है। कोर्ट ने आगे कहा कि माता पिता को अपनी बेटियों की शिक्षा के लिए अपनी क्षमता के मुताबिक फंड उपलब्ध कराने के लिए बाध्य किया जा सकता है। दरअसल कोर्ट में एक मामला आया था जिसमें एक कपल की बेटी आयरलैंड में एजुकेशन ले रही है। पेरेंट्स का डाइवोर्स हुआ तो एलिमनी के साथ बेटी की पढ़ाई का खर्चा भी दिया जा रहा था, जिसे लेने से बेटी ने इनकार कर दिया था। कोर्ट ने साफ किया है कि बेटी को अपनी शिक्षा जारी रखने का मौलिक अधिकार है, जिसके लिए माता पिता को अपने वित्तीय संसाधनों की सीमा के भीतर जरूरी फंड्स उपलब्ध कराने के लिए बाध्य किया जा सकता है। यह निर्णय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार की व्यापक व्याख्या के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, जिसमें शिक्षा का अधिकार भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के निर्णयों में भी शिक्षा के महत्व और माता पिता की जिम्मेदारी पर जोर दिया है। इसके अलावा भारतीय समाज में बेटियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न सरकारी योजनाएं और नीतियां लागू की गई हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जिसका मकसद लड़कियों की शिक्षा और कल्याण को बढ़ावा देना है। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय इन प्रयासों को और मजबूती प्रदान करता है, जिससे समाज में लैंगिक समानता और शिक्षा के अधिकार को बढ़ावा मिलेगा। यह निर्णय न केवल कानूनी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी, क्योंकि यह बेटियों की शिक्षा के महत्व को रेखांकित करता है और माता पिता की जिम्मेदारियों को स्पष्ट करता है। यह निर्णय समाज में बेटियों की शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित करने में सहायक सिद्ध होगा। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है, यह बताने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि यह शब्द खबरों में क्यों है। कुछ वक्त पहले इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति ने भारत के युवाओं से हफ्ते में 70 घंटे काम करने के लिए कहा था। अभी हाल ही में लार्सन एंड ट्रूबो LNT के चेयरपर्सन SN सुब्रमण्यम ने 90 घंटे काम करने और संडे को भी काम करने की बात कही। इतने सीनियर पोजीशन पर बैठे लोगों की इस तरह की बयानबाजी केवल PR स्टंट भर नहीं हो सकती। मैं मान रहा हूं कि कुछ इस तरह के विचारों के पीछे कोई तो ठोस वजह होगी जो शायद हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। पर इन सब से भारत में वर्क लाइफ बैलेंस पर तो बहस छिड़ी गई है। वर्क लाइफ बैलेंस से मतलब है कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इस तरह काम करते हैं जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बनी रहती है। साथ ही ये सुनिश्चित करते हैं कि आपके पास आपके निजी जीवन के लिए पर्याप्त समय हो। ऐसा ना हो कि काम के घंटों के चलते आप परिवार को वक्त ही ना दे पाएं और परिवार इतनी प्राथमिकता ना बन जाए कि काम के फ्रंट पर आप फिसड्डी लगें। आइए देखते हैं आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बागेश्वर जिले में सोप स्टोन के अवैध खनन को रोकने का आदेश दिया है, क्योंकि अवैध खनन के चलते घरों और पहाड़ों में दरारें पड़ने लगी हैं। यहां वर्तमान में 160 से अधिक खदानें हैं। सोप स्टोन एक रूपांतरित चट्टान है जो मुख्यतः टाइल्स से बनी होती है। इसका उपयोग कंस्ट्रक्शन और औद्योगिक कार्यों के लिए किया जाता है। भारत के राजस्थान में 57% और उत्तराखंड में 25% सोप स्टोन के भंडार मौजूद हैं। बता दें कि भारत में खनन गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 लागू है। साथ ही राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 के तहत टिकाऊ खनन पर भी जोर दिया गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 प्रकाशित की है। यह रिपोर्ट 1000 से अधिक वैश्विक कंपनियों के डेटा पर आधारित है जो 22 उद्योगों और 55 देशों से जुड़ी है। रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक 22% नौकरियों में बदलाव हो सकता है और 170 मिलियन नई नौकरियों का सृजन हो सकता है, जबकि 92 मिलियन नौकरियां समाप्त भी हो सकती हैं। यानी कुल मिलाकर 78 मिलियन नौकरियां ही बढ़ेंगी। AI, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में तेजी से वृद्धि होने की उम्मीद है, जबकि पारंपरिक नौकरियां जैसे कैशियर, टिकटिंग क्लर्क और कुछ अन्य नौकरियां जहां ऑटोमेशन और AI का उपयोग बढ़ रहा है, इनमें कमी आ सकती है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भविष्य में 59% कर्मचारियों को नए स्किल्स की भी जरूरत होगी। एम्पावर बिज सपनों की उड़ान इनिशिएटिव नीति आयोग के WEP यानी विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म द्वारा शुरू किया गया। इसे न्यू शॉप के साथ साझेदारी से लॉन्च किया गया, जिसका मकसद महिलाओं को व्यवसायी बनाना है, खासकर रिटेल क्षेत्र में। इस पहल के तहत 18 से 35 वर्ष की 50 महिलाओं का चयन किया जाएगा और उन्हें व्यवसाय प्रबंधन, डिजिटल उपकरण, वित्तीय साक्षरता और प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा, जिसके बाद शीर्ष 20 प्रतिभागियों को न्यू शॉप फ्रेंचाइजी शुल्क में 100% छूट दी जाएगी। यह कार्यक्रम दिल्ली, NCR, पंजाब, राजस्थान, UP, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात की महिलाओं के लिए है। WEP 2018 में नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया था, जो महिलाओं को वित्त प्रशिक्षण, बाजार और कानूनी सहायता प्रदान करता है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने इलेजिटिमेट कोर्ट काउंटर एक्शन एक्ट
बिल पास किया जिसमें आईसीसी यानी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव लाया गया है। ये बिल आईसीसी के इजरायली प्रधानमंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री के खिलाफ युद्ध अपराध वारंट के जवाब में लाया गया है। इसके तहत उन लोगों पर एक्शन लिया जाएगा जो आईसीसी को अमेरिका या सहयोगी देशों के नागरिकों के खिलाफ जांच में मदद करेंगे। इसमें संपत्तियां जब्त करना और वीजा पर रोक लगाना शामिल है। आईसीसी की बात करें तो यह 2002 में अस्तित्व में आया था। इसका मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में स्थित है। मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट P-75 के तहत छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी वाघशीर सौंप दी है। इस पनडुब्बी में एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है जो इसे संचालन और सटीक हमले करने की क्षमता देती है। वाघशीर टॉर्पीडो और ट्यूब लॉन्च एंटी शिप मिसाइलों से हमले कर सकती है, चाहे वो पानी के नीचे हो या फिर सतह पर। इसमें एंटी सरफेस वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, खुफिया जानकारी जुटाना, एरिया सर्विलांस आदि शामिल है। इसके अतिरिक्त वाघशीर पिछली 5 पनडुब्बियों से अलग है क्योंकि यह स्वदेशी रूप से विकसित एयर कंडीशनिंग प्लांट और इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम से लैस है। स्मृति मंधाना ने भारतीय महिला क्रिकेट के इतिहास में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने सबसे तेज 4000 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। इसी के साथ वे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 4000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय महिला बल्लेबाज बन गई हैं। ये उपलब्धि उन्हें आयरलैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच में मिली। मंधाना अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ियों की सूची में 15वें स्थान पर हैं। वहीं भारत और अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट के इतिहास में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ियों की सूची में मिताली राज शीर्ष स्थान पर हैं। आइए देखते हैं बुलेटिन पर आधारित सवाल। पहला सवाल है, निम्नलिखित नदियों में से केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वैगई, भरतपुझा, पेरियार या फिर पंबा? अगला प्रश्न है, फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा जारी की गई है? विश्व आर्थिक मंच, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर यूएनडीपी? आइए देखते हैं पिछले बुलेटिन मैंने आपसे कौन से सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, भारत में सोनोबॉय का निर्माण किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? यूएसए, इजराइल, फ्रांस या फिर रूस? सही जवाब है विकल्प ए यानी यूएसए। और अगला प्रश्न था, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन भुवनेश्वर में किया गया था। इसकी थीम डायस्पोराज कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत रखी गई है। उपर्युक्त में से सही कथन को चुनना था। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। सही जवाब है विकल्प सी यानी एक और दो दोनों। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। जल्दी से इस बुलेटिन को लाइक कर दीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी पीडीएफ रोजाना मिलती है। आज पूछे गए सवालों का जवाब भी कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल रात मुलाकात होगी पूरे हफ्ते के कंपाइलेशन के साथ रात में 9 बजे। नमस्कार।